नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीखो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 पार्ट किया हुआ था। 2 पार्ट में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए। अब हम पार्ट 3 में कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। द परसेंट ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मानना होगा कि कुल स्टाफ कितने हैं। कुल स्टाफ हैं इसमें 100। हमने मान लिया कि कुल स्टाफ कितने हैं, कुल स्टाफ हैं 100। तो उसमें 40% महिलाएं हैं, तो 100 का 40% कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है। 60% पुरुष हैं, तो 100 का 60% कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है। तो इसमें जो है 100 स्टाफ टोटल थे, उसमें 40 महिलाएं और 60 पुरुष हो गए। फिर हम निकालते हैं कि कितने ऐसे पुरुष हैं या कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित हैं। तो मैरिड पहले महिलाओं को निकालेंगे। तो महिलाएं कितनी हैं, 70% हैं। महिलाएं 70% जो है विवाहित हैं। तो 40 का 70% कितना हो गया, 40 गुणे 70/100। तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 चौका 28 हो गया। ठीक है। फिर विवाहित पुरुषों का निकालेंगे। तो विवाहित पुरुष कितने हो गए, तो 60 का जो है 60 का 50%। तो 60 का 50% कितना, तो 60 गुणे 50/100। तो हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया, 6 पंचे 30। तो टोटल जो है जो मैरिड आए, मतलब पुरुष और महिला मिला के, वो कितने, 28 + 30 कितना हो गया, तो 58 हो गया। ठीक है। अब हमें निकालना है, यहाँ पे पूछा क्या, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा, अनमैरिड कितने हैं। तो टोटल कितने थे, टोटल थे 100, जिसमें मैरिड कितने निकल गए, तो मैरिड निकल गए आपके 58। ठीक है। तो अनमैरिड कितने होंगे, तो अनमैरिड 100 से 58 को हमने क्या किया, घटा दिया। तो कितने आ गए, 42 आ गए। ठीक है। अब 42 लोग जो है वो क्या हैं, 42 लोग ऐसे हैं जो विवाहित नहीं हैं, अविवाहित हैं। ठीक है। तो अनमैरिड प्रतिशत पूछा था कि कितने ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो अनमैरिड हैं। तो कितने लोग अनमैरिड थे, 42, कितने में से, 100 में से। तो 100 पर कितना, मतलब प्रतिशत में कितना, तो 42/100 गुणे 100 हमने कर दिया, तो कितना आ गया, 42%। इसका मतलब क्या हुआ कि 42% जो है स्टाफ ऐसे थे जो अविवाहित थे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विथ अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 and 80% in another paper with a maximum marks of 700. If the result is based on the combined percentage of two papers, the combined percent is। 900 अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों की सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो सम्मिलित प्रतिशत क्या होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि ए के द्वारा 900 वाले विषय में अर्जित अंक कितने हैं। तो कितने परसेंट जो है उसमें पा रहा है, ये 72% पा रहा है। कितने परसेंट मिल रहे हैं उसको, 72% मिल रहे हैं, जिसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 900 है। ठीक है। तो उस 72% को निकाल लेंगे, तो 900 गुणे 72/100 हो गया कितना, 648। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूना 18 की 8, हासिल लगा 1, 9 सते 63, 1 64। तो कितना हो गया, 648। ठीक है। फिर अब हम क्या निकालेंगे, ए द्वारा 700 अंकों वाले विषय में अर्जित अंक। तो 700 अंकों वाले विषय में अर्जित अंक कितने हो गए, तो 700 वाले में कितना परसेंट इसको मिला है, 700 वालों में उसको मिला है 80%। तो 700 का 80% निकाला, तो 700 गुणे 80/100। ठीक है। 7 8 56। ठीक है। और जो है 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा था, 1 जीरो इसके आगे बढ़ गया, तो हो गया 560। तो इसके कुल अर्जित अंक कितने हो गए, कुल अर्जित अंक हो गए 648 + 560। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 6 5 1100 और 40 और 60 100 और 8। ठीक है। तो 108। तो कितने हो गए टोटल, 1100 और 108 मिलके हो गए 1208 अंक। कितने हो गए, 1208 अंक। अब इनका सम्मिलित प्रतिशत पूछा है, तो सम्मिलित प्रतिशत टोटल में निकाला जाएगा। तो कुल जो है इसके, अगर कुल मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए, कुल अधिकतम अंक की बात की जाए, तो कितने होंगे, तो भाई यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 900 था। ठीक है। यहाँ पे 900। ठीक है। और प्लस कितना,
700, तो टोटल मिलके कितना हो गया, 9 7 1600 हो गया। तो अधिकतम अंक 1600 हो गया। इसमें से मिले इसको कितने, इसको मिले 1208 अंक। तो सम्मिलित प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1208/1600 गुणे 100। ठीक है, फिर इसको हमने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कट किया तो कितना आ गया, 75.5%। यहाँ से हमने निकाला आंसर कितना आ गया, 75.5%। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था आपसे, इसमें आपसे पूछा था कि दोनों का सम्मिलित प्रतिशत क्या होगा। तो ए के द्वारा 900 में पहले निकाल लिया गया, ए के द्वारा 900 में निकाला गया तो कितना आ गया 648। फिर ए के द्वारा 700 वाले में निकाल लिया गया तो कितना आ गया 560। दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 1208। सम्मिलित प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 1208/1600। 1600 कहाँ से आया भाई, एक का मैक्सिमम मार्क्स 900 था, दूसरे का कितना था 700 था। तो हमें किस में पूछा गया था, हमें दोनों में पूछा गया था। तो दोनों का सम्मिलित निकालने के 9 7 1600, इसलिए 1208/1600 गुणे 100 किया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया तो आ गया 75.5% इसका आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। रवि's एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज। व्हाट विल बी सूर्याज एज 9 ईयर्स हेंस। ठीक है, रवि जो है वो सूर्या से 16 साल छोटा है। रवि जो है सूर्या से 16 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। ठीक है, तो आपसे बोला है कि रवि जो है वो सूर्या से कितने साल छोटा है, 16 साल छोटा है। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे लिख लिया कि रवि इज इक्वल टू सूर्या माइनस 16। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो रवि की आयु है वो क्या है, रवि और सूर्य की आयु के योग का 40% है। तो हमने लिखा फिर से वही चीज, रवि की आयु जो होगी वो बराबर किसकी होगी, रवि और सूर्य की आयु की 40% के बराबर होगी। तो रवि प्लस सूर्य इंटू 40/100। ठीक है, इसको हमने यहाँ तक कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसको हमने सॉल्व किया। अब हमने रवि को आर मान लिया और सूर्य को एस मान के सॉल्व कर लिया। तो ये यहाँ पे 40/100 को हमने सॉल्व कर दिया। 20 से काटा, 20 दूना 40 और उसके बाद जो है 20 पंचे 100। ठीक है, ये यहाँ पे ये कट गया तो आ गया 2/5। अब ये 5 को हम इधर लेके आए तो 5 ये यहाँ पे आ गया तो 5r। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 5r बराबर हो गया 2r + 2s। इस 2 को यहाँ पे रवि से और सूर्य से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब r टू 5r इज इक्वल टू 2r इज प्लस 2s है। तो 5r में जो है 2r घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3r। 3r इज इक्वल टू हो गया 2s। 3r बराबर हो गया 2s। ठीक है, तो r/s इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3। तो हमने यहाँ पे एक रेशियो बनाने के लिए इसको मान लिया कि r/s जो है वो 2:3 है, तो इसको 2x/3x मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है कि ये इक्वेशन हमने पहले बना रखी थी। तो अब r की वैल्यू यहाँ से निकली 2x, s की वैल्यू निकली 3x। r की वैल्यू 2x, s की वैल्यू 3x। तो अब इस वैल्यू को ले जाके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। r की जगह कितना लिखा हमने 2x लिख दिया। ठीक है, और सूर्य की जगह कितना लिख दिया 3x लिख दिया। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x x हो जाएगा और ये 16 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 16। ठीक है, x की वैल्यू आ गई कितनी 16। तो अब x की वैल्यू को हम रखेंगे तो प्रेजेंट एज निकल जाएगी रवि की एज कितनी 2x है तो 16 दूना 32 हो गई। ठीक है, सूर्य की एज कितनी 3x है तो 16 तियां 48 हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। तो अभी जो ये सूर्य की आयु 48 वर्ष आई है, ये क्या आई है, ये आई है वर्तमान आयु। तो 9 साल बाद क्या हो जाएगी, तो 9 साल बाद 48 में 9 जुड़ जाएगी और हो जाएगी कितने वर्ष 57 वर्ष। ये दोस्तों ये तो जो चैप्टर है एक्चुअली ये एज अलग चैप्टर है, लेकिन ये जो है परसेंटेज में कहीं पे इसका यूज हो जाता है, कहीं पे जो है आपका रेशियो प्रपोर्शन में हो जाता है। तो इसलिए हर एक चैप्टर में लगभग जो है एज के क्वेश्चंस हम करवाते जाएंगे और एज के जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं वो लास्ट में हम एज के साथ में करवा देते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज 729 देन इट्स वर्थ 3 years ago was। एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब कमी होती है।
यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि इसमें जितने प्रतिशत दिया हुआ है उसको पहले भिन्न में बदल लो। तो जो प्रतिशत दिया उसको भिन्न में बदल लो, तो बदल लो भाई। 10% दिया तो 10% को हमने क्या किया, भिन्न बदला, तो कितना आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, तो 1/10 हमारे पहले वीडियो में हमने इसको समझाया था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 10 का 10% कितने के बराबर होगा, इस 1 के बराबर होगा। 10 क्या होता है, टोटल होता है, ऊपर वाला क्या होता है, उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो 10 का 10% कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमने माना कि शुरू में कितना था, 10 था, और 1 कम हो गया, ही तो बोला 10% की कमी आई, तो 1 कम हो गया तो कितना हुआ, 9। तो ये 3 साल बना ली हमने, पहला, दूसरा और तीसरा साल। ठीक है, तो पहले साल का माना कि 10 था, ठीक है, और 1 कम हो गई जनसंख्या, सॉरी 1 मूल्य कम हो गया, मतलब डेप्रिसिएट हो गया, घट गया, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या हो गया, दूसरे साल भी यही प्रोसेस होगी। यहाँ पे 10 में से 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तीसरे साल भी यही प्रोसेस हुई, 10 में से 1 कम हो गया, कितना बचा, 9। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1000 से। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 10 धामा 100 धामा 1000 हो गया, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुड़े 9 गुड़े 9, तो 9 9 81 9 729। वर्तमान मूल्य कितना आ गया, 729 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको इससे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने पे क्या पता चला कि भाई ये यहाँ पे जो हमारे हिसाब से जो हमने फ्रैक्शन को मान के किया था, तो वर्तमान मूल्य कितना आया था, 729, और क्वेश्चन में भी वर्तमान मूल्य कितना दिया है, 729। तो हमारा और क्वेश्चन का बात बराबर है, 729 के ही बराबर हुआ। तो एक कितने के बराबर हुआ, 729/729, तो 1 के बराबर। ठीक है, तो 1000 कितने के बराबर हो गया, 1000 बराबर हो गया 1000 के, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितने रुपए था, 1000 रुपए था। एक बार फिर से समझिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है और आपको मैं बता देता हूं, जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे तो 10% की बात कर ली गई है सीधे सीधे कि भाई 10% है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया कि 10% है पहले तीनों साल के लिए। अगर जो है ऐसा बोलता है कि पहले साल 10% हुआ, दूसरे साल 5% हुआ, तीसरे साल 15% हुआ, तब क्या करते, तो तब भी कुछ नहीं करते, तब तीनों का अलग अलग निकालते। 10% को भिन्न में बदलते तो 1/10 हो जाता, 5% को बदलते तो 1/20 हो जाता। ठीक है, और 15% को बदलते तो 15/100, 5 से काट देते 15/100 को, तो 5 तियां 15, 20×5 100, 3/20 हो जाता। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से जैसे यहाँ पे चेंज आ रहा है, पहले साल में 10 है तो 10 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा, 9, तो वहाँ पे यही हो जाता, 10 में से 1 कम हुआ 9। जहाँ पे 1/5 था, वहाँ पे 5 में 1 कम हो जाता तो कितना हो जाता, 4 हो जाता। जहाँ पे 3/20 था, वहाँ पे 20 में 3 कम हो जाता तो कितना बचता, 17 बचता। तो उसी हिसाब से उसको हम मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते। खैर आगे हम क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन इसमें तरीका यही है। अगर इसमें एक ही यहाँ पे तीनों साल के लिए एक ही परसेंट में रखा है तब भी ठीक है, अगर जो है अलग अलग परसेंट में रखता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट 290 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो पहले तो समझ लो, इस बात को समझो, इस चीज को कि भाई 40% मत मिला एक को, ठीक है, और वो हार गया दूसरे से। तो यहाँ पे ए और बी दो लोग थे, तो एक को 40% मिला और दूसरे को कितना परसेंट मिला होगा, दूसरे को 60% मिला होगा। हारा कितने वोट से ये भाई, तो ये हार गया 290 वोट हो 298 वोट से, मतलब 298 वोटों से हारा। तो हारने का मतलब होता है कि वो उतना डिफरेंस, भैया कोई भी किसी से हारता है तो डिफरेंस से हारता है। जैसे बोले कि जो है इंडिया जो है पाकिस्तान से मैच जीत गई, ठीक है, मान लो पाकिस्तान इंडिया से हार गया, ठीक है, तो कितने रन से हारा, मान लो 100 रन से हार गया। बात समझ गए ना। तो हारने का मतलब क्या है, 100 रन से हारने का मतलब ये हुआ कि 100 रन का डिफरेंस था, मतलब पाकिस्तान 100 रन कम बना पाया, यही बात हुई। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि ए जो है वो 40% पा रहा है, बी जो है वो 60% पा रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20%।
कितना डिफरेंस है 20%। और ए जो है हारा की मतलब चुनाव हारा है कितने वोट से, तो 290 वोट 8 वोट से। तो 20% कितने के बराबर हो गया 298 वोट के। तो 1% कितने के बराबर, तो 298/20 के बराबर। 1% कितने के बराबर हो गया 298/20। ठीक है, टोटल वोट कितना, तो टोटल मिला के कितना था 40 60 100 ही तो था। तो भाई 100% टोटल वोट है, तो टोटल वोट हमने निकाला कि 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दी कितनी 298/20 गुणे 100। तो इसको हमने काट दिया, तो 20 पंचे 100 हो गया। कितना आ गया ये 20 पंचे, ये कट गया 5, 20 पंचे 100। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 298 गुणे 5 बराबर कितना आ गया 1490। कितना आ गया 1490, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, ए और बी दो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। ए जो है 40% पाके हार रहा है, बी 60% पाके जीत रहा है। अंतर कितने का है, अंतर है 20% का। कितने के बराबर 298 के। 1% कितने के बराबर 298/20 के। ठीक है, टोटल वोट कितने, तो 100% है, तो कितने हो गए 298/20 इंटू 100। टोटल वोट सॉल्व करके निकाल लिया 1490, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, तो आप जो है वहाँ पे जाके ये सारी पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सीधे वहाँ से निकाल लो और इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लो सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ onion has been increased by 50%. In order to keep the expenditure on onion the same, the percentage of reduction in consumption has to be। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो जब कभी भी हम जितना रुपए खर्चा कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट रखना है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो आपको क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो 10 रुपए किलो कोई चीज़ है और हमने 10 किलो खरीदी, तो कितने रुपए खर्चा किए, हमने खर्चा किए 100 रुपए। कितने रुपए खर्च किए 100 रुपए खर्च किए। ठीक है, 10 रुपए किलो कोई चीज़ है, 10 किलो खरीदने पे कितने रुपए खर्च किए 100 रुपए। अगर हम ये कहें कि हम इस पे केवल 100 रुपए ही खर्च करेंगे, ठीक है, और 10 रुपए के बजाय रेट बढ़ गया 15 रुपये, ठीक है, और आपको खर्च कितना करना है, आपको खर्च 100 रुपए ही करना है, तो आपको कितना जो है क्वांटिटी मिलेगी, तो पहले 10 किलो मिलती थी, अब 10 किलो नहीं मिलेगी, अभी आपको कम मिलेगी क्योंकि रेट बढ़ गया और आप जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो तो उतना ही लगा रहे हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर पेट्रोल आप भराते हैं, जैसे क्या है आप पेट्रोल भराते हैं 100 रुपए का, ठीक है, ऐसे लीटर वाइज तो भराते नहीं, जाते बोलेंगे 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। तो अगर पेट्रोल मान लो 70 रुपए लीटर है, तो पेट्रोल आपको कुछ मिल रहा है। अगर 80 रुपए लीटर मिलेगा तो जो है आप 100 रुपए का ही आपको पेट्रोल क्या हो जाएगा, आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है, तो बस वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो है हमें उसके एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो क्वांटिटी में क्या कमी करनी पड़ेगी, जो हम उसमें उपभोग कर रहे हैं, उपभोग का मतलब जो हमारा खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यही बात बोल रहा है। ठीक है, तो देखो हमेशा जान लो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो जहाँ पे भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। बेसिकली इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू बाई 100, p से हो गया प्राइस, q से हो गया क्वांटिटी। अब जिसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं बदल रहा है, बोल रहा है एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट है 0% का चेंज है। ठीक है, प्राइस में क्या हो रहा है 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव में हमने साथ में लिख दिया प्लस में। ठीक है, और जो है क्वांटिटी हमें निकालनी है तो क्वांटिटी हमें पता नहीं है, ऐसे क्यू लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 50 गुणे क्यू बटे 100, तो सॉल्व कर लिया तो 50/100 क्यू बाई 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो इस 50 को हमने इधर भेजा, माइनस का 50 हो गया, क्यू प्लस क्यू बाई 2 हो गया। ठीक है, अब 2q प्लस क्यू कितना हो गया 3q बाई 2 हो गया। 3q बाई 2 कितने के बराबर है, वो कितने के बराबर है 50 के बराबर। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकाली हमने, तो ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -50 गुणे 2/3, तो हो गया -100/3। तो -100/3 का मतलब इसको हमने काटा तो 3 तियां 9,
ठीक है, फिर 1 बचा, फिर ये 10 हो गया, फिर 3 तियां 9, फिर 1 बचा तो 1/3%। आंसर आ गया 33 सही, 1/3%। आंसर आया माइनस में। अगर आंसर आया माइनस में तो इसका मतलब कमी करनी पड़ेगी, अगर आंसर आता प्लस में तो इसका मतलब बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये पता चल गया कि उसके जो खपत में कमी हो रही है वो कितने प्रतिशत की करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जो खर्च हो रहा है उसको हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, फिर से एक बार देखो, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 को। यहाँ पे जिसमें जो चेंज आ रहा है सीधे सीधे रख दिया। एक्सपेंडिचर में 0% का चेंज आ रहा है, लिख दिया। ठीक है, प्राइस में 50% का चेंज आ रहा है, लिख दिया। क्वांटिटी बिल्कुल नहीं बदल रही, क्वांटिटी का हमें नहीं पता, तो क्यू यही निकालना है। ठीक है, क्यू निकालना है, बस सॉल्व कर लिया तो क्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस का 33 से 1/3%। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वांटिटी में कमी हो रही है वो कितने की हो रही है, 33 सही 1/3% की। जो उपभोग में कमी है वो कितनी है, 33 सही 1/3% की। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी स्लाइड खत्म है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर आपको अगर ये लेसन्स मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सही चीज़ पता चल पाए। एक्चुअली है क्या प्रॉब्लम कि जो है हम पढ़ने पे ध्यान देते, सीखने पे नहीं। लेकिन मैथ्स एक सीखने वाला विषय है और हम आपको मैथ्स में जो है सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे ये चैप्टर हो जाएगा परसेंटेज के बाद, फिर हम बेसिक कैलकुलेशन के जो है सीरीज लेके आएंगे, कैलकुलेशन मंत्रा के नाम से। तो जिसमें हम पूरे कैलकुलेशन को इसलिए आपको बताएंगे कि आप उन कैलकुलेशंस को करके कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।